अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 4 हम कवर कर रहे थे। ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, मटीरियलिटी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क असेसमेंट हमने स्टार्ट किया लास्ट लेक्चर में। इसका हम ऑलमोस्ट नॉलेज ले रहे हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं और आज कुछ और चीज़ें जो हैं वो नहीं कवर करेंगे। सो ऑडिट रिस्क को हमने डिफाइन कर लिया। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क मीन ऑडिटर में एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। मीन कहीं हमारी ओपिनियन रॉन्ग ना हो जाए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड हैं या उन मिसस्टेटमेंट की वजह से जो ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाता। ऑडिट रिस्क जो है वो इक्वल है किस चीज़ के? ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या था? रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू नेचर ऑफ द कंपनी, या दिस इज द रिस्क दैट मिसस्टेटमेंट विल अकर। कंपनी की नेचर की वजह से या कंपनी का इंफॉर्मेशन लेते हुए कभी चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट हमें नजर आता है तो इसे हम क्या नाम देंगे? इनहेरेंट रिस्क का। कंट्रोल रिस्क क्या था? रिस्क दैट मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड बाय द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और डिटेक्शन रिस्क क्या था? दिस इज द रिस्क दैट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट, या अ रिस्क दैट ऑडिटर मे नॉट डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ड्यू टू सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क क्या था? एक ऑडिटर जो भी काम करता है वो सैंपल बेस्ड वर्क परफॉर्म करता है। मीन 100% ट्रांजैक्शन को टेस्ट नहीं करता। 100% ट्रांजैक्शन जो है उसे बोला जाता है पॉपुलेशन। तो ऑडिटर क्या करता है? उसका एक सैंपल चूज करके सैंपल की बेस पर प्रोसीजर अप्लाई करता है। हाँ, वो जो सैंपल का रिजल्ट होता है वो हम होल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं। अब सैम्पलिंग रिस्क क्या है? कि ऑडिटर ने जो सैंपल चूज किया जिसकी बेस पर उसने रिजल्ट्स निकाले, कंक्लूजन निकाले, अगर वो सैंपल प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन नहीं था तो उसे हम क्या नाम देंगे? सैम्पलिंग रिस्क। ऑडिटर ने जो सैंपल चूज किया वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन नहीं था और उसकी वजह से अगर ऑडिटर स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया, रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकाल पाया तो इसे क्या नाम देंगे? सैम्पलिंग रिस्क। सपोज हमारी एक ऑडिट की क्लास है जिसके अंदर सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। हमने सपोज टेस्ट करना है कि हमारे इस क्लास के अंदर कितने % लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप सपोज बी नेगेटिव है। तो एक वे तो क्या है कि हम 100 के 100 स्टूडेंट्स का क्या करें? ब्लड ग्रुप टेस्ट करें तो उससे हमें पता चल जाएगा। सपोज 20 या 25 बी नेगेटिव वाले तो हम कहेंगे इतने % बी नेगेटिव है। या दूसरा भी क्या है कि हमने सपोज क्लास के अंदर से जो है वो डिफरेंट कॉर्नर से सपोज कोई 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठे किए। कितने स्टूडेंट इकट्ठे किए? 20 स्टूडेंट्स। और हमने क्या किया? इनका ब्लड ग्रुप जो है वो टेस्ट किया। इनका ब्लड ग्रुप हमने टेस्ट किया। इनका जब ब्लड ग्रुप हमने टेस्ट किया तो हमें पता चला जी इनमें से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। आउट ऑफ 20 कितने? 4 का ब्लड ग्रुप क्या है? बी नेगेटिव। अब 4 आउट ऑफ 5 क्या दे रहा है? 20%। क्या कह रहा है? 4 आउट ऑफ 20 क्या है? 20%। तो हमने क्या किया? पूरी क्लास पे मीन 100 की पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दिया कि 20% स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। क्या किया था हमने? 20 स्टूडेंट का सैंपल लिया और 20 स्टूडेंट का सैंपल लेने से हमें पता चला जी कि 4 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। तो हमने कहा जी 4 आउट ऑफ 20 क्या बना? 20%। तो हमने क्या किया जी 100 की क्लास जो है इसमें 20% स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। ये क्या कि हमने सैंपल की बेस पर रिजल्ट निकाला। अब सपोज हमने बाद में जो है वो एक और सैंपल लिया और हमने वो जो सैंपल लिया वो कितने स्टूडेंट्स का लिया? सपोज अब की बार हमने 20 की बजाय 40 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया। उन 40 स्टूडेंट्स का हमने ब्लड ग्रुप जो है वो टेस्ट किया और पता चला उन 40 में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। 10 आउट ऑफ 40 कितना बना? 25%। 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। जब हमने 20 का सैंपल लिया था तो उसका रिजल्ट क्या निकला था? 20%।
अब हमने 40 का सैंपल लिया, तब रिजल्ट क्या निकला 25%। हमने क्या किया, बाद में 100 के 100 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है वो टेस्ट किया, और 100 के 100 स्टूडेंट्स का जब टेस्ट किया तो उसमें से जो है वो 25 स्टूडेंट्स ऐसे निकले जिनका ब्लड ग्रुप इनएक्टिव। 25 आउट ऑफ 100 का मतलब क्या, 25%। दिस मीन वो जो 40 वाला सैंपल था उससे रिजल्ट हमारा ठीक निकला, ये जो 20 वाला सैंपल था उससे रिजल्ट हमारा ठीक नहीं निकला। क्यों, ये जो 20 वाला सैंपल था ये छोटा सैंपल था, उसके अंदर माइट भी पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आई, मीन सैंपल प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो उसकी वजह से अगर हमारा रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं निकला तो इसे क्या नाम दिया गया है, सैंपलिंग रिस्क। कैसे रिड्यूस किया जा सकता है सैंपलिंग रिस्क को? सैंपलिंग रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है कैसे, सैंपल का साइज इंक्रीज करने से। क्यों, सैंपल का साइज इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, सैंपल प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन हो जाएगा, और उससे क्या होगा, सैंपलिंग रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। तो ये होती है ये सैंपलिंग रिस्क। इन ऑडिटर ने जो सैंपल चूज किया वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन नहीं था। क्यों, शायद उसने छोटा सैंपल चूज कर लिया, तो उसकी वजह से अगर वो मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया तो ये क्या है, डिटेक्शन रिस्क ड्यू टू सैंपलिंग रिस्क। जो कहते हैं डिटेक्शन रिस्क राइज होता है ड्यू टू नॉन सैंपलिंग रिस्क भी। नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या है कि ऑडिटर सैंपल तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहा है, लेकिन ऑडिटर बोंगा है, मीन ऑडिटर को प्रोसीजर ठीक अप्लाई करना नहीं आता, ये मिस एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर रहा है। करनी इंक्वायरी थी, कर जो है वो इंस्पेक्शन रहा है, करनी रिकैलकुलेशन थी, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, या एप्लीकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर गलत अप्लाई कर रहा है, या प्रोसीजर ठीक अप्लाई कर रहा है लेकिन रिजल्ट्स को प्रॉपर्ली जो है वो एनालाइज नहीं कर पा रहा, मीन कंक्लूजन प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं कर पा रहा। लाइक मटीरियलिटी हाई रिस्क की करंट था, शायद 5% पे कैलकुलेट करनी चाहिए थी, लेकिन ये 10% पे कैलकुलेट कर रहा है। हाँ, नॉन सैंपलिंग रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ऑडिटर की ट्रेनिंग से, ऑडिटर की ट्रेनिंग से, या फिर स्किल्ड ऑडिटर रिक्रूट करके। मीन आपके पास अगर स्किल्ड ऑडिटर नहीं है तो रिक्रूट करो, अपॉइंट करो और फिर ऑडिट परफॉर्म करो, तो उससे नॉन सैंपलिंग रिस्क खत्म हो जाएगा। ये दोनों रिस्क किसकी वजह से हैं, ऑडिटर की वजह से, कि अगर सैंपल उसने चूज नहीं किया, या मिस एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर, या फिर ड्राइंग रॉन्ग कंक्लूजन। सो ऑडिट रिस्क किसके इक्वल है, इनहेरेंट कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क हमने डिफाइन किया, क्या कहते हैं, दिस इज द रिस्क दैट मिस स्टेटमेंट में अकर एट असर्शन लेवल या फिर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। इनहेरेंट रिस्क दो लेवल पे होता है, एक असर्शन लेवल पे और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। असर्शन लेवल जो है इसको इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल का नाम भी दिया जाता है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को एंटिटी लेवल का नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, एंटिटी लेवल। इनहेरेंट रिस्क दो लेवल पे होता है। असर्शन लेवल, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल का मतलब क्या है, छोटा रिस्क में, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन में जो रिस्क है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन में जो रिस्क है, ये क्या हो सकता है, सपोज कंपनी ने जो है वो किसी लाइबिलिटी को अंडरस्टेट कर दिया, सपोज कंपनी ने सेल जो है वो ओवरस्टेट कर दी, सपोज कंपनी ने कोई एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू को कैपिटलाइज कर दिया, तो ये क्या है, असर्शन लेवल या इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल का रिस्क। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एंटिटी लेवल का रिस्क है बड़ा रिस्क। बड़ा रिस्क क्या है कि कंपनी की गोइंग कंसर्न अफेक्टेड थी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंजम्पशन पे बना दी गई है। बड़ा रिस्क क्या है कि प्रॉफिट जो टारगेट था वो मीट नहीं हो रहा, तो ईयर एंड पे जो है वो कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो डाल के लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया गया है, या टारगेट प्रॉफिट शो किया गया है, तो ये क्या है, बड़ा रिस्क। तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क या एंटिटी लेवल रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क को अगर हम दोबारा से डिफाइन करें, दिस इज द रिस्क दैट मिस स्टेटमेंट में अकर एट असर्शन लेवल और एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे चले तो हमें कुछ मिलेगा कि असर्शन लेवल का अगर रिस्क है तो उसके अगेंस्ट हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है तो उसके अगेंस्ट हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। अब ये जो असर्शन लेवल का रिस्क है ये ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर होता ही होता है, और ये इनहेरेंटली होता ही होता है। किसी न किसी ट्रांजैक्शन में कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है, इसलिए इसके अगेंस्ट हमारा रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, नॉर्मल ऑडिट अप्रोच क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी हम परफॉर्म करेंगे और साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म करेंगे।
हाँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है ये नॉर्मली इनहेरेंट नहीं होता, ये कुछ कंपनी में तो हो सकता है जहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो फ्रॉडिया है, उसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है। हाँ, जहाँ पे मैनेजमेंट और नेक्स्ट है वहाँ पे शायद ये नहीं होगा। इसके अगेंस्ट हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? अगर हमें कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क आइडेंटिफाई होता है तो हमने अपनी ऑडिट टीम को क्या कहना है कि भाई अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है वो इंक्रीज कर दो, हमने मोर एक्सपीरियंस स्टाफ के थ्रू चलना है, हमने एक्सपर्ट यूज करना है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के लिए। क्यों? शायद हमारा नॉलेज वहाँ पे लिमिटेड हो जाएगा। साथ हमने क्या करना है? इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन सिलेक्शन ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। हमने अब कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में ज़्यादा डिटेल टेस्टिंग में भी जाना है। अपनी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो हमने पहले रूटीन में फॉलो करते थे अब हमने उसको चेंज करना है। मीन हमने जो है वो अब मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मोर डिटेल वर्क की तरफ जाना है और वो परफॉर्म भी करने हैं फाइनल ऑडिट में रादर देन एट द इंटरम ऑडिट। एग्जामिनर सेपरेटली भी टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन असर्शन लेवल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क एंड डिस्क्राइब हाउ ऑडिटर विल रिस्पॉन्ड अगेंस्ट दैट। असर्शन लेवल क्या है? ड्यू टू नेचर ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल क्या है? ड्यू टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस एंड द नेचर ऑफ टाइप ऑफ कंपनी आल्सो कॉल्ड एंटिटी लेवल रिस्क। और असर्शन लेवल के अगेंस्ट हमारी नॉर्मल ऑडिट अप्रोच है टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का अगर रिस्क राइज होता है तो उसके अगेंस्ट हमारा रिस्पॉन्स क्या है? एम्फेसाइजिंग द ऑडिट टीम टू इंक्रीज देयर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, assigning more experienced staff to the audit, use of expert in the audit like asset evaluation, incorporating element of unpredictability in selection of further audit procedure, changing the nature, time, extent of audit procedure, for example performing substantive procedure at a final audit rather than at interim audit। क्लियर होती है ये चीज़ें कुछ? ऑडिट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। अब इसके ऊपर नॉर्मली जो है वो हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट होता है। बहुत कम चांसेस हैं कि एग्जामिनर क्या करें, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर टेस्ट करें। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इनहेरेंट रिस्क क्या है, ड्यू टू नेचर ऑफ द कंपनी। और जब भी इनहेरेंट रिस्क हमने लिखना है तो साथ हमने मिस स्टेटमेंट बताना होती है कि क्या मिस स्टेटमेंट हो रही है या होने का चांस है। अगर आपने वो मिस स्टेटमेंट नहीं बताई, सिर्फ मसला बता दिया है, तो ये क्या होगा? बिजनेस रिस्क रादर देन ऑडिट रिस्क। क्या होगा? बिजनेस रिस्क रादर देन ऑडिट रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है? द बिजनेस रिस्क क्या है? आर रिस्क दैट business may not, or risk that business may not achieve its objective। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। तो बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर जो भी मसला है उसे हम क्या नाम देंगे? बिजनेस रिस्क। भाई कंपनी की सेल डिक्लाइन हो रही है तो उस वजह से ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मीट नहीं होगा, ये क्या है? बिजनेस रिस्क। कंपनी के डिफेक्टिव यूनिट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो लॉसेस क्या करेंगे? प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे, क्या है? बिजनेस रिस्क। कंपनी की मार्केट में वैल्यू कम हो गई है तो ये क्या है? बिजनेस रिस्क। कंपनी की प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइसेस कम हो गई हैं तो उस वजह से शायद टारगेट प्रॉफिट मीट नहीं होगा, तो ये भी क्या है? बिजनेस रिस्क। कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, कोई थेफ्ट हो गया है, कोई फायर के थ्रू इन्वेंट्री या एसेट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो ये भी क्या करेंगे? लॉस बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करेगा, क्या है? बिजनेस रिस्क। कंपनी में कैश फ्लो गेन्स एंड इशू चल रहे हैं तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव मीट करने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये भी क्या है? बिजनेस रिस्क। और कहते बिजनेस रिस्क तीन तरह के होते हैं। फाइनेंशियल भी हो सकता है, मीन फाइनेंस के जो इशू हैं, ऑपरेशनल भी हो सकता है, लाइक ऑपरेशन के अंदर जो मसले हैं, लाइक स्टाफ टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, आपका एम्प्लॉय जो है वो क्वालिफाइड ट्रेंड नहीं है, आपकी मशीनरी आउटडेटेड है, न्यू नहीं है, डिफेक्टिव यूनिट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन। या फिर नॉन कंप्लाइंस का इशू भी हो सकता है कि कंपनी लॉ रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं कर रही तो उसकी वजह से फाइन पेनल्टीज जो इम्पोज होंगी वो क्या करेंगे? आपके ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करेंगे, तो ये भी क्या बना? बिजनेस रिस्क। अब हर बिजनेस रिस्क से क्या राइज होता है? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट मीन इनहेरेंट रिस्क।
कंपनी में कैश फ्लो गोइंग इशू है तो IAS 1 कहता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होना चाहिए। अगर वो डिस्क्लोज नहीं हो रहा तो ये क्या बन गया, इनहेरेंट रिस्क। रिस्क ऑफ टीएम स्टेटमेंट इनहेरेंट रिस्क को बोलते हैं। हाँ, कंपनी में कैश फ्लो गोइंग इश्यूज हैं, ये क्या है, बिजनेस रिस्क। सिर्फ इतना लिखने से ये रिस्क ऑडिट रिस्क या इनहेरेंट रिस्क नहीं बना। कैश फ्लो गोइंग इश्यूज विच में नॉट बी डिस्क्लोज कॉपी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब ये साथ लिखेंगे तो फिर ये क्या बना, इनहेरेंट रिस्क मीन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कंपनी की इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय होगी, इससे कंपनी का ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। क्या है, बिजनेस रिस्क। लेकिन इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई है तो चांसेस है अगर आप वो जो डिस्ट्रॉयड इन्वेंट्री है उसको लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे पर IAS 2 रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्यों डिस्ट्रॉय भी आप कॉस्ट पे लिख रहे हो जबकि NRV इसकी शायद बहुत ही कम होगी। तो अगर नहीं लिखोगे उस सूरत में इन्वेंट्री प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, ये क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क या रिस्क ऑफ टीएम स्टेटमेंट। कंपनी को कस्टमर की तरफ से डैमेजेस के क्लेम आ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस रिस्क, लॉसेस बुक करना पड़ेंगे। लेकिन वो डैमेजेस की क्लेम अगर कंपनी बुक नहीं करेगी तो उस वजह से प्रॉफिट ओवरस्टेट, एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हो सकती हैं। ये क्या बन गया, इनहेरेंट रिस्क, रिस्क ऑफ टीएम स्टेटमेंट। इन हर बिजनेस रिस्क के साथ जब आप कुछ चांस और मिस स्टेटमेंट लिंक करोगे तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, इनहेरेंट रिस्क या रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का। क्लियर होती है? चलते हैं थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि इनहेरेंट रिस्क की क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। इनहेरेंट रिस्क की क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं जो एग्जामिनर पेपर में टेस्ट करते हैं। क्या एग्जांपल हो सकती है, कोई डेटर का इशू हो सकता है, लाइक आपके डेटर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, या डेटर डेज जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, बिजनेस का मसला है ना। लेकिन इस वजह से जो चांस ऑफ स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा कि अगर कंपनी जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मीन बैड डेट्स प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेगी तो उस प्रोविजन रिकॉर्ड ना करने की वजह से क्या होंगे, एसेट प्लस प्रॉफिट ओवरस्टेटेड और साथ एक्सपेंसेस क्या होंगे, अंडरस्टेटेड। तो ये क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क। क्या क्या, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन डेटर, तो सूरत में इनहेरेंट रिस्क या ऑर्डर रिस्क क्या बना कि बैड डेट्स प्रोविजन अगर कंपनी क्रिएट नहीं करेगी तो एसेट प्लस प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड एंड एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। तो सूरत में हमने कहा जी सपोज कंपनी की जो है वो डिक्रीज हो रही हैं क्या, लायबिलिटीज, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो चांसेस हो सकता है कि कंपनी अगर सेल इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है तो उससे लायबिलिटीज भी बढ़नी चाहिए ना, पेबल्स बढ़ने चाहिए। लेकिन अगर डिक्रीज हो रही हैं तो चांसेस हो सकते हैं लायबिलिटीज कुड बी अंडरस्टेटेड। क्या ख्याल है कि कंपनी लायबिलिटीज को अंडरस्टेट कर रही है, क्यों, कंपनी की कोशिश होती है एसेट को ओवरस्टेट किया जाए, लायबिलिटीज को अंडरस्टेट किया जाए। उसकी वजह क्या, इससे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन शो होगी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन शो होगी तो इससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा। और कंपनी की कोशिश होती है इनकम को ओवरस्टेट किया जाए और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया जाए, क्यों, उससे प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा। सो दो एग्जांपल हम डिस्कस करें, इंक्रीज इन डेटर्स और दूसरा डिक्रीज इन लायबिलिटीज पे अगर हम बात कर लें पेएबल्स की। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, क्या है जी, फैशनेबल इन्वेंट्री। फैशनेबल इन्वेंट्री है तो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो सकती है, और अगर ऑब्सोलीट होगी और कंपनी ने जो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है उसके लॉसेस बुक नहीं किए तो उस सूरत में क्या हो सकता है, इन्वेंट्री प्लस प्रॉफिट, जो लॉस बुक नहीं किया तो ये क्या हो सकते हैं, ओवरस्टेटेड, और साथ एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, अंडरस्टेटेड। क्या कर रहे हैं हम, ऑडिट रिस्क की कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर में एग्जामिनर टेस्ट करते रहते हैं। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, सपोज कंपनी जो है वो क्या कर रही है, हाई ग्रोथ कंपनी है, क्या है, हाई ग्रोथ,
में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, सेल प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो चांसेस हो सकते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, ओवर ट्रेडिंग कर रही है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो सेल कर रही है प्रोडक्ट, लेकिन सेल नहीं, सेल और रिटर्न बेसिस पे सोर्स कर रही है, उस वजह से ग्रोथ हाई नज़र आ रही है। तो सूरत में क्या हो सकता है, ओवर ट्रेडिंग कर रही है या सेल और रिटर्न बेसिस पे कर रही है, या माल जो है वो बेच रही है, बाद में आप पैसे दे देना, मीन क्या कर रही है, कंपनी उधार पे चीज़ें दे रही है, तो सूरत में क्या हो सकते हैं, बैड डेट्स हो सकते हैं। हाँ, अगर वो बैड डेट्स की प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं की गई तो सूरत में क्या हो सकता है, एसेट प्लस प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। हाई ग्रोथ का मतलब क्या है, ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग चांसेस ऑफ bad debts premium may not be created properly, which could result into asset plus profit could be overstated, expenses understated। हाँ, सिर्फ इतना बता दोगे कि bad debts हो सकते हैं, तो ये क्या है, बिजनेस रिस्क या ऑडिट रिस्क नहीं बना। ये होती बात। कंपनी क्या कर रही है, सपोज कंपनी जो है वो R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर कर रही है। अब रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर हमारे पास शायद कोई एक स्टैंडर्ड है, IAS 38 पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड, IAS 38 R1 में। IAS 38 क्या कहता है कि जो रिसर्च कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, एक्सपेंस आउट। ऐसी बात है, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो भी क्या होनी चाहिए, एक्सपेंस आउट। लेकिन अगर एक क्राइटेरिया मीट करें तो फिर क्या होनी चाहिए, कैपिटलाइज। डेवलपमेंट कॉस्ट में होनी चाहिए कैपिटलाइज्ड, लेकिन कैसे कैपिटलाइज होंगी, बाय मीटिंग क्राइटेरिया की बेस पर, वरना तो क्राइटेरिया क्या है, कोई 6 क्राइटेरिया, क्या क्या 6 क्राइटेरिया है, क्या, कमर्शियल वायबिलिटी, technical feasibility, intention to use complete or sell, intention to use complete or sell, ability to use complete or sell, availability of resources like financial resources, और साथ कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। हाँ, अगर ये 6 क्राइटेरिया मीट करे तो डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, वरना क्या होनी चाहिए, एक्सपेंस आउट। अब इन 6 का मतलब क्या है, कमर्शियल वायबिलिटी का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर डिमांड होनी चाहिए, मीन इससे क्या होना चाहिए कि फ्यूचर इनफ्लो जो है वो भी जनरेट होना चाहिए। अगर फ्यूचर इनफ्लो जनरेट नहीं होना तो फिर कमर्शियली वायबल नहीं है। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि चीज़ वाकई ही बननी चाहिए, मीन रियलिस्टिक होनी चाहिए, मार्केट में इस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए। मैनेजमेंट की इंटेंशन भी होनी चाहिए इसे यूज कंप्लीट और सेल करने की, ना सिर्फ इंटेंशन, एबिलिटी, मीन आपके पास लोग भी होने चाहिए, कॉम्पिटेंट स्टाफ भी होना चाहिए, और साथ आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसा भी होना चाहिए, और साथ आपने कोई कॉस्ट भी इसकी मेजर की हुई है। हाँ, अगर ये 6 क्राइटेरिया मीट कर रही है तो डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी, वरना एक्सपेंस आउट हो जाएंगी। अब अगर कंपनी R&D एक्सपेंडिचर कर रही है तो चांसेस हैं कि अगर कंपनी रिसर्च कॉस्ट को भी कैपिटलाइज कर रही है या डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है विदाउट मीटिंग दीज 6 क्राइटेरिया, तो सूरत में क्या हो सकता है, एसेट प्लस प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड और साथ एक्सपेंसेस कुड बी अंडरस्टेटेड। क्यों, रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस आउट लिखना है, अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया तो एक्सपेंडिचर अंडरस्टेटेड हो गया, एक्सपेंडिचर अंडरस्टेटेड क्या हो गया, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, और एक्सपेंस को अगर आपने एसेट लिख दिया तो एसेट भी ओवरस्टेटेड। डेवलपमेंट कॉस्ट क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही थी, आपने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, तो सूरत में भी एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। क्या क्लियर होता है, क्या कर रहे हैं हम,
एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं। कंपनी क्या कर रही है, सपोज कंपनी जो है वो वारंटी प्रोवाइड कर रही है अपनी प्रोडक्ट्स की। अगर वारंटी प्रोवाइड कर रही है तो फ्यूचर में आपको वारंटी पे बैक करना पड़ सकती है। एक IAS है, IAS 37 जो कहता है कि आपने उस वारंटी की प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी है। क्या रिकॉग्नाइज करनी है? प्रोविजन। ये स्टैंडर्ड FR2 में आप पढ़ोगे आगे चल के, या शायद पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा तो आगे चल के पढ़ोगे। हाँ, उस प्रोविजन की जो एंट्री होती है, वो प्रोविजन की एंट्री क्या होती है कि आपने रिकॉर्ड करना होता है एक्सपेंस टू लायबिलिटी, मेन प्रोविजन। तो अगर कंपनी वारंटी प्रोवाइड कर रही है पर IAS 37 प्रोविजन क्रिएट नहीं करती, तो चांसेस दैट प्रोविजन क्रिएट नहीं करती, तो दिस मीन ये और ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? अंडरस्टेटेड, मीन एक्सपेंसेस प्लस लायबिलिटीज। अंडरस्टेटेड, एक्सपेंस अंडरस्टेट हुआ तो इसे ओवरस्टेट क्या होगा? एंड प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड। क्लियर होती है बात? एक और एग्जांपल थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। क्या एग्जांपल हो सकती है हमारे पास कि सपोज कंपनी जो है वो क्या कर रही है, कोई डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही है। डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर रही है। डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज होगा अगर फ्यूचर प्रॉफिट प्रोबेबल हो तो। ऐसी बात है तो पढ़ा हुआ आपने शायद इंट्रो में। डेफर्ड टैक्स एसेट शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड इफ फ्यूचर प्रॉफिट आर प्रोबेबल। हाँ, अगर फ्यूचर प्रॉफिट प्रोबेबल नहीं और डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज हो रहा है तो उस सूरत में एसेट्स कुड बी ओवरस्टेटेड। हम ये जो रिस्क का क्वेश्चन है इसमें अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट की बातें करेंगे, लेकिन आर का वर्ड नहीं यूज करेंगे। प्लीज आप वर्ड यूज करोगे कुड बी का। क्यों? प्लानिंग स्टेज पे हम चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट देख रहे हैं कि शायद ये मिसस्टेटमेंट हो सकती है। क्यों देख रहे हैं? ताकि हम ऑडिट टीम को बता सके कि इनको आपने डिटेल में चेक करना है। अगर वो डिटेल में चेक करेंगे, उसमें मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी, तो फिर हम इज आर वर्ड यूज करेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? कुड बी ओवर स्टेटमेंट। क्या एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्या एग्जांपल है जी? सपोज कंपनी ने जो है वो न्यू IT सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। नया IT सिस्टम है तो चांसेस हो सकती हैं कि अगर इसके कंट्रोल जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे, मीन नया सिस्टम जब भी बनता है तो उसमें कंट्रोल क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो सूरत में हम क्या कहेंगे? मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड बाय द सिस्टम। मीन इसको किसके साथ लिंक करेंगे? कंट्रोल रिस्क के साथ। क्लियर होती बात? न्यू IT सिस्टम। ये हम कहते हैं जी कंपनी का जो है वो अकाउंटेंट जो है वो अनक्वालिफाइड है। अकाउंटेंट क्या है? अनक्वालिफाइड। अकाउंटेंट अनक्वालिफाइड है तो अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो क्या लैक कर रहा है? लैक ऑफ डिटेल नॉलेज। उस सूरत में क्या हो सकते हैं? चांसेस ऑफ एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये हमने कहा जी कंपनी की इन्वेंट्री जो है वो पड़ी है ऑन डिफरेंट लोकेशंस। कंपनी की इन्वेंट्री जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ी है। तो अगर डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ी है तो माइट भी कुछ एरियाज को हम ऑडिट नहीं कर पाएंगे। क्या ऑडिट नहीं कर पाएंगे तो इस वजह से शायद मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट नहीं होंगी। तो ये क्या बन जाएगा? डिटेक्शन रिस्क। ये कहता है जी कि ऑडिटर जो है वो न्यू है। ऑडिटर न्यू है तो उस वजह से माइट भी वो ओपनिंग बैलेंसेस को प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं कर सकेगा जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग करंट ईयर में आ रहे हैं। क्या ख्याल है? या ऑडिटर के पास जो है वो नॉलेज जो है वो लैक कर रहा होगा क्लाइंट के बिजनेस का, मीन लैक ऑफ डिटेल नॉलेज अबाउट क्लाइंट बिजनेस। तो उस वजह से अगर वो मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ओपनिंग बैलेंसेस को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, तो इसे भी क्या नाम देंगे हम? डिटेक्शन रिस्क।
क्या ख्याल है? नहीं, जो पता चला कंपनी जो है वो बैंक लोन लेने जा रही है, तो बैंक लोन की कुछ जो है वो कंडीशंस होती हैं, क्या ख्याल है? कंडीशंस होती हैं जिन्हें कोवेनेंट्स का नाम भी दिया जाता है, और अगर उनकी ब्रीच हो रही है, मीन वो मीट नहीं हो रही लोन लेने के लिए, तो सूरत में क्या हो सकता है? चांस ऑफ मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चांस ऑफ मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर की बात? क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं ऑडिट रिस्क की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं, जो पास्ट पेपर में एग्जामिनर टेस्ट कर चुके हैं या दोबारा भी टेस्ट हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं वो हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? इसके अलावा एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं? क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, कि कंपनी ने अपनी कोई फैक्ट्री जो है वो क्लोज की है, तो क्लोज की है तो अकाउंटिंग कहती है कि आपने क्या करना है, इसको डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया तो वो जो नॉन डिस्क्लोजर है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या बनेगा? मिसस्टेटमेंट या चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट मीन इनहेरेंट रिस्क। इसके अलावा क्या हो सकती है? डिक्लाइनिंग सेल, डिक्लाइन इन सेल्स। अब सेल्स अगर डिक्लाइन कर रही है तो ये क्या क्रिएट करेंगी कंपनी के लिए? कैश फ्लो या गोइंग कंसर्न इशू। और ये क्या है? बिजनेस रिस्क। हाँ, वो कैश फ्लो गोइंग कंसर्न इशू अगर पर IAS 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं होगा तो वो नॉन डिस्क्लोजर क्या बनेगा? इनहेरेंट रिस्क। क्या क्या? इसके अलावा एग्जांपल क्या हो सकती है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कि कंपनी ने जो है वो क्या किया है, ड्यूरिंग ईयर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो चेंज की है। अगर चेंज की है तो एक IAS 8 है जो क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होना चाहिए? डिस्क्लोजर होना चाहिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट हो सकता है इफ कंपनी may not provide detailed disclosure in the financial statement। क्लियर होती है बात? इसके अलावा पता चला जी कंपनी क्या करती है, कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी करती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी करती है। और अगर कंपनी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करती है तो उसमें हो सकता है कि कंपनी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को लॉस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करेगी, फॉरेन एक्सचेंज लॉ को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करेगी। और अगर फॉलो नहीं करेगी तो सूरत में भी क्या हो सकता है? चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा सपोज पता चला जी कि कंपनी जो है वो एसेट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जा रही है। इस पे जा रही है रीवैल्यूएशन मॉडल पे, रिवैल्यूएशन बेसिस पे जा रही है। तो एक स्टैंडर्ड है हमारे पास IAS 16 जो कहता है जी कि आपने सारे के सारे एसेट या तो रिवैल्यूएशन पे रिकॉर्ड करने या फिर सारे के सारे कॉस्ट बेसिस पे। यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं अगर कंपनी सिलेक्टेड वैल्यूएशन कर रही है तो उस में मैनिपुलेशन हो सकती है। यहाँ IAS 16 कहता है कि रिवैल्यूएशन गेन जो है वो आपने चार्ज करना है किसको? OCI को, और लॉस जो है वो चार्ज करना है किसको? P&L को। तो चांसेस अगर गेन OCI को नहीं, वो भी P&L को चार्ज हो रहा है या लॉस OCI को चार्ज हो रहा है तो सर में प्रॉफिट कुड भी ओवरशूट। क्या कहना है? रिवैल्यूएशन की बात की जा सकती है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? इसके अलावा और क्या हो सकते हैं रिवैल्यूएशन के अलावा? रिस्ट्रक्चरिंग नहीं, रिफर्बिशमेंट,
कंपनी ने अपने एसेट्स को रिफर्बिश किया है तो IAS 16 कहता है कि रिफर्बिशमेंट कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होंगी, कब कैपिटलाइज होंगी, इफ इनकट टू इनहांस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एसेट, if incurred to enhance productive capacity of the asset। हाँ, अगर ये क्राइटेरिया मीट कर रही हैं कि प्रोडक्टिव एसेट कैपेसिटी ऑफ एसेट इनहांस करने के लिए इनकर की गई हैं तो फिर तो कैपिटलाइज वरना एक्सपेंस आउट। हाँ, अगर कंपनी विदाउट मीटिंग दिस क्राइटेरिया रिफर्बिशमेंट कॉस्ट को जो है वो कैपिटलाइज कर रही है तो सूरत में भी क्या होगा, एसेट प्लस प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड और साथ एक्सपेंसेस कुड बी अंडरस्टेटेड। क्या पता चला कंपनी क्या कर रही है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में है, कंपनी अपना कोई एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रही है तो IAS 16 कहता है कि अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होंगी, आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन एक्सपेंस आउट होंगी, ऐसी बात है। लेकिन चांसेस हैं अगर कंपनी आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन भी कैपिटलाइज कर रही है तो एसेट प्लस प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। तो कुछ हमने एग्जांपल डिस्कस की जो एग्जामिनर पेपर के अंदर नॉर्मली टेस्ट करते हैं। क्या हमने डिस्कस की ऑलरेडी इसकी एग्जांपल्स जो पेपर में टेस्ट हो सकती हैं, ताकि अगर आ जाए तो हमें कुछ लिखना आना चाहिए। लाइक कंपनी का जो है वो डेटर इंक्रीज हुए हैं तो चांसेस हैं बैड डेट्स प्रीमियम क्रिएट नहीं की गई तो एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। डिक्रीज इन पेएबल है तो सूरत में लायबिलिटीज कुड बी अंडरस्टेटेड। फैशनेबल इन्वेंट्री है जो कि बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगी तो ऑब्सोलीट होने से अगर लॉसेस बुक नहीं किए गए तो इन्वेंट्री प्लस प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। हाई ग्रोथ हुई है बिजनेस के अंदर तो चांस हो सकता है ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग हुई है। ओवर ट्रेडिंग क्या क्रिएट करेगी, बैड डेट्स, और बैड डेट्स अगर प्रॉपर्ली प्रीमियम क्रिएट नहीं की गई तो सूरत में एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। R&D में कंपनी एक्सपेंडिचर कर रही है तो अगर रिसर्च कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो रही हैं तो एसेट प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। डेवलपमेंट कॉस्ट विदाउट मीटिंग 6 क्राइटेरिया जो है वो कैपिटलाइज हो रही हैं तो सूरत में एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। कंपनी वारंटी प्रोवाइड कर रही है तो पर IAS 37 प्रीमियम क्रिएट करनी चाहिए और अगर प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं की गई तो एक्सपेंसेस लायबिलिटीज कुड बी अंडरस्टेटेड एंड प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। डेफर्ड टैक्स एसेट कंपनी रिकॉग्नाइज कर रही है और अगर विदाउट फ्यूचर प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही है तो एसेट कुड बी ओवरस्टेटेड। न्यू IT सिस्टम so due to early stage control weaknesses, misstatements may not be prevented detected by the system control risk. Accountant unqualified है so due to lack of knowledge of accounting, chances of error in financial statement, inherent risk. Inventory on different location है तो auditor may not detect misstatement on all location तो क्या बनेगा, detection risk. Auditor नहीं है तो अगर opening balances को verify नहीं कर पाएगी या नया है तो ड्यू टू लैक ऑफ डिटेल नॉलेज अबाउट क्लाइंट बिजनेस ही मे नॉट डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट तो क्या बना, डिटेक्शन रिस्क। कंपनी बैंक लोन लेने जा रही है तो अगर कंडीशन कोवेनेंट्स मीट नहीं हो रही तो चांस ऑफ मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क। फैक्ट्री क्लोज की गई है तो पर स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इफ कंपनी डू नॉट प्रोवाइड प्रॉपर डिस्क्लोजर चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेल डिक्लाइन कर रही है तो ये कैश फ्लो गोइंग से इशू क्रिएट कर सकता है विच में नॉट बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर IAS 1। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की गई है तो इफ देयर इज नो डिस्क्लोजर चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रही है इफ कंपनी नॉट फॉलोइंग फॉरेन एक्सचेंज लॉस चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिवैल्यूएशन मॉडल पे कंपनी एसेट रिकॉग्नाइज कर रही तो अगर गेन OCI को लॉस P&L को चार्ज नहीं कर रही या ऑल एसेट इन द सेम क्लास रिवैल्यूएट नहीं कर रही तो एसेट कुड बी ओवरस्टेटेड। रिफर्बिशमेंट कॉस्ट कंपनी बेयर कर रही है तो अगर पर IAS 16 बाय मीटिंग क्राइटेरिया कैपिटलाइज नहीं कर रही तो एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड।
सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है तो अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन जो कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होनी चाहिए, एंड इफ कंपनी कैपिटलाइजिंग आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट है एसेट प्लस प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड और साथ एक्सपेंसेस क्या हो गए अंडरस्टेटेड। कुछ एग्जांपल्स हमने कवर की, बाकी हम होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चंस कवर करेंगे तो वहाँ से ये और ज़्यादा अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। अब चलते हैं चैप्टर में वापस अपने। तो चैप्टर में अगर हम वापस चलें कि हम अभी तक इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं और क्या क्या चीज़ें कवर करना रहती हैं। तो चैप्टर 4 में से अगर हम देखें तो फर्स्ट पेज से अगर हम ऑनवर्ड चलें, सो चैप्टर 4 के फर्स्ट पेज पे हम आगे तो ऑडिट प्लानिंग के बेनिफिट्स हम कवर कर चुके हैं, ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लान हम कवर कर चुके हैं, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ वही प्रोसीजर बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट, कौन इन्वॉल्व होगा प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन का क्या मतलब था रटा हम लगा चुके हैं, स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या है हम 4 पॉइंट कवर कर चुके हैं, प्लान का पर्पस क्या है कवर कर चुके हैं, क्या डॉक्यूमेंट करना है ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की सूरत में एडिशनल कंसीडरेशन क्या है 4 वो पॉइंट भी हम कवर कर चुके हैं, इंटरम ऑडिट फाइनल ऑडिट क्यों वर्क स्प्लिट अप करना है दोनों में 5 पॉइंट, इंटरम ऑडिट में क्या होता है फाइनल ऑडिट में क्या होता है कवर कर चुके हैं। आगे गए तब एक छोटा सा टॉपिक मिला डिफरेंट अप्रोचेस फॉर ऑडिट, डिफरेंट अप्रोचेस फॉर ऑडिट। एक ऑडिटर क्या करता है ऑडिट करने के लिए कुछ 3 डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो अडॉप्ट करता है, 3 डिफरेंट अप्रोचेस अडॉप्ट करता है। एक सब्सटेंटिव अप्रोच है, एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच है और एक रिस्क बेस्ड अप्रोच है। ये 2 अप्रोचेस शायद हम ऑलरेडी अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। सब्सटेंटिव अप्रोच को ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच या वॉचिंग बेस्ड या फिर डायरेक्ट वेरिफिकेशन का नाम भी दिया जाता है, जहाँ पे ऑडिटर क्या करता है कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंटिव टेस्टिंग में डिटेल वर्क परफॉर्म करता है। हमने अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर पे कहीं पे बात की थी कि हम क्या करते हैं ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लेते हैं, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लेते हैं। उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ना सिर्फ नॉलेज लेते हैं, हम उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन भी परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या तो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है पॉलिसीज प्रोसीजर्स रूल्स रेगुलेशंस जो कंपनी के अंदर फॉलो हो रहे हैं, इसका हम नॉलेज लेते हैं। कहाँ से नॉलेज लेते हैं? क्लाइंट से हम क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, क्लाइंट के मैनुअल्स रिकॉर्ड्स में लिखी होती हैं पॉलिसीज, वहाँ से पढ़ लेते हैं, इंटरनल ऑडिटर से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो उसको हम फिर क्या करते हैं बाद में इवैल्यूएट भी करते हैं, एक 2 ट्रांजिशनल एरिया की चेक करके, और देखते हैं अगर तो कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है जिसमें रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं, तो हम अपनी ऑडिट अप्रोच जो डिफाइन करते हैं वो क्या होती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इन कंट्रोल्स की टेस्टिंग करते हैं। और साथ हम क्या करते हैं सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं, साथ हम रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं। रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है कि मेन एरियाज को फिर भी हम जो है वो डिटेल में चेक करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। क्यों? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस, कुछ मिसस्टेटमेंट फिर भी हो सकती है, तो इसलिए मेन एरियाज को फिर भी हम डिटेल में चेक करते हैं। क्योंकि मेन एरियाज को डिटेल में चेक करना है, उसे क्या नाम दिया गया है रिड्यूस्ड वॉल्यूम सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हाँ, अगर क्लाइंट का कंट्रोल सिस्टम वीक हो तो फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं परफॉर्म करते, फिर हम परफॉर्म करते हैं क्या, हम परफॉर्म करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या था डिटेल्ड वर्क। लार्ज वॉल्यूम सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है हर एरिया को डिटेल में चेक करते हैं, किसी भी एरिया पर रिलाई नहीं करते। क्यों? कंट्रोल सिस्टम क्लाइंट का वीक है। ये जो वीक की सूरत में हम लार्ज वॉल्यूम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, इसे क्या नाम दिया गया है सब्सटेंटिव अप्रोच। क्या नाम है इसका? सब्सटेंटिव अप्रोच। कब परफॉर्म करना है? जब कंट्रोल सिस्टम वीक है।
ये जो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद द रिड्यूस्ड वॉल्यूम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, इसे नाम दिया जाता है सिस्टम बेस्ड अप्रोच का। सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या है? सिस्टम को चेक करना। सिस्टम का मतलब क्या है? कंट्रोल सिस्टम को चेक करना। और वो कैसे चेक करना? विद टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड रिड्यूस्ड वॉल्यूम सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कब हम ये सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे जाते हैं? जब कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, जब कंट्रोल सिस्टम वीक होता है फिर हम सिस्टम बेस्ड अप्रोच में सिस्टम को चेक नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं? डिटेल वर्क परफॉर्म करते हैं। डिटेल वर्क मीन सब्सटेंटिव अप्रोच हो जाता है। ये दो अप्रोचेस क्लियर होती हैं। सो क्या है सब्सटेंटिव अप्रोच? अंडर दिस अप्रोच नो रिलायंस इज प्लेस ऑन एंटिटीज सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्यों? कंट्रोल सिस्टम वीक है, इसलिए हम उस पर रिलाई नहीं कर रहे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जा रहे। टू डिटरमाइन लेवल ऑफ डिटेल टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, डिटेल टेस्टिंग कर रहे हैं। Auditor may set the testing level between 50% to 100% of the population। हाँ, वो भी हम सैम्पल बेस्ड वर्क परफॉर्म करेंगे। 100% टेस्टिंग भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हाँ, 100% टेस्टिंग भी हो सकती है। कहाँ पे हो सकती है? जहाँ पे क्लाइंट की ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कम है या ट्रांजैक्शन जो है वो हाई वैल्यू है, तो एक आध भी मिस होने से मसला आ सकता है, मिसस्टेटमेंट बढ़ सकती है, तो इसलिए हम 100% टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज सैम्पल बेस्ड वर्क परफॉर्म। कहाँ पे ये अप्रोच यूज होगी? दिस अप्रोच इज यूज्ड बाय ऑडिटर व्हेन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर एब्सेंट आर वीक। मीन वीक की सूरत में हम किस पे चलते हैं? सब्सटेंटिव अप्रोच पे चलते हैं। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लो या ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कम है। व्हेन ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ स्मॉल कंपनी, तो स्मॉल कंपनी में हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कम होता है, तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं? डिटेल टेस्टिंग में सब्सटेंटिव अप्रोच पे चलते हैं। क्यों? टाइम हमारे पास होता है कि हम सारी ट्रांजैक्शन टेस्ट कर सकते हैं। फिर होता है ये सब्सटेंटिव अप्रोच है क्या, जिसको ट्रांजैक्शन बेस्ड, वाउचिंग बेस्ड या डायरेक्ट वेरिफिकेशन का नाम भी दिया जाता है। कब परफॉर्म करना है? जब कंट्रोल सिस्टम वीक है या ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम लो है, स्मॉल एंटिटी है। सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या है? दिस अप्रोच इज यूज्ड बाय द ऑडिटर व्हेन ऑडिटर डिसाइड टू रिलाई ऑन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स। क्यों? कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो इस पर रिलाई करने के लिए हम फिर भी टेस्टिंग कर रहे हैं। कैसे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद मेन एरियाज को डिटेल में चेक करना, मीन रिड्यूस्ड वॉल्यूम सब्सटेंटिव प्रोसीजर। To determine level of detailed testing of transactions, the following are stages of system based approach, जिसमें हम क्या करेंगे? पहले इवैल्यूएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, और देखेंगे स्ट्रॉन्ग है तो इस बेस पे चलेंगे। So evaluate किया, and this is a two-stage process. Obtain understanding of internal control by reviewing documentation of internal control system, और perform test of control if controls are assessed strong. उसके बाद डिटरमाइन लेवल ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कैसे? दिस इज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल कि अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं, मीन कंट्रोल सिस्टम वाकई ही स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम रिड्यूस सब्सटेंटिव की तरफ जाएंगे। लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से अगर हम जो है वो सेटिस्फाई ना हुए, अनसेटिस्फाई हुए, मीन कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं वीक है, तो उस सूरत में हम फिर किस तरफ जाएंगे? सब्सटेंटिव अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो क्या? So this is based on result of test of control. If controls are actually operating effectively, reduce level of substantive procedure testing and vice versa. However, internal controls have certain limitations. Therefore, auditor cannot completely rely on them and will always perform substantive procedure for each area of financial statement. क्यों? Inherent limitations होती हैं, तो इसलिए हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर इसमें भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन रिड्यूस्ड वॉल्यूम में मेन एरियाज को डिटेल में चेक करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर होती हैं ये दो अप्रोचेस, कब कौन सी आपने अप्रोच जो है वो अप्लाई करनी है और इनका मतलब क्या है। एक तीसरी अप्रोच भी है जिसे क्या नाम दिया गया है? रिस्क बेस्ड अप्रोच का। रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या है कि हम क्या करेंगे? पहले कंपनी का प्लानिंग स्टेज पे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और जो कि दो तरह पे लेवल पे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑडिट अप्रोच डिफाइन करेंगे। असर्शन लेवल के लिए हमने पढ़ लिया क्या? टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोफेशनल कैपेसिज्म को इंक्रीज करना, चेंज करना अपनी नेचर, टाइमिंग, सेंटर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, लाइक फाइनल ऑडिट पे ज़्यादा डिटेल वर्क परफॉर्म करना रादर देन इंटरम ऑडिट, एक्सपर्ट को यूज करना। क्या है? फॉर रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ऑडिटर डिटरमाइन ओवरऑल रिस्पॉन्स, एंड फॉर रिस्क एट असर्शन लेवल, ऑडिटर परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हाँ, वो ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या था वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया,
प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को इंक्रीज करना, एक्सपर्ट को यूज़ करना, नेचर टाइमिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को चेंज करना, कुछ अल्टरनेटिव प्रोसीजर जो है वो भी परफॉर्म करना। ऑडिटर प्रिपेयर्स ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान टू डॉक्यूमेंट दीज मैटर्स। ऑब्वियसली वही जो हमने ये अप्रोचेज अपनी डिफाइन की, रिस्की एरियाज हाईलाइट किए, रिस्की एरिया हाईलाइट करना क्या था ऑडिट स्ट्रैटेजी, और ये जो उसके अगेंस्ट हमने रिस्पॉन्स डिफाइन किया ये क्या है, प्लान प्रिपेयर करके डॉक्यूमेंट करना ताकि टीम इसके अकॉर्डिंगली काम करे। क्या क्या है, हम मेनली देखा जाए तो दो ही अप्रोचेज हैं, क्या, सिस्टम बेस्ड अप्रोच और सब्सटेंटिव अप्रोच। लेकिन नहीं, प्लानिंग स्टेज पे भी हम एक अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं, इसे क्या नाम दिया गया है, रिस्क बेस्ड अप्रोच। हाँ, रिस्क बेस्ड अप्रोच पे चल रहे हैं तो इसमें भी आगे क्या यूज़ होना है, अल्टीमेटली यही अप्रोचेज यूज़ होनी है, सब्सटेंटिव अप्रोच या फिर सिस्टम बेस्ड अप्रोच। हाँ, सर्शन लेवल का रिस्क है तो फिर हम सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे चलेंगे। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्क अगर आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो फिर हम सब्सटेंटिव अप्रोच पे चलेंगे। क्लियर होती है चीज़। एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं। हमने बात की कि हमने प्लानिंग स्टेज पे क्या करना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है। अब ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स भी यूज किए जाते हैं जिन्हें हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का नाम देते हैं। और क्या है ये 4 प्रोसीजर्स हैं, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। इन रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं किसी कंपनी की मैनेजमेंट से, किसी एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल मीन अकाउंटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों से, या कोई ऐसा बंदा जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है रिस्क को आइडेंटिफाई करने में, लाइक कंपनी का इंटरनल ऑडिटर भी हो सकता है, कंपनी का लॉयर भी हो सकता है, या कोई एक्सपर्ट भी हो सकता है। रिस्क की एरियाज हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं, लाइक कंपेयर करते हैं करंट ईयर फिगर्स प्रीवियस ईयर और देखते हैं कोई अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन है जिसमें रिस्की एरिया जो प्लानिंग स्टेज पे हम परफॉर्म करते हैं। रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, किस चीज़ की, कंपनी के सिस्टम की, देखते हैं कि वाकई सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा जिसमें रिस्क का चांस है। इंस्पेक्शन भी करते हैं, किसकी, डॉक्यूमेंट्स की या इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स की, जहाँ से हमें पता चलेगा कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली है या नहीं है। या डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन करते हैं, लाइक मैचिंग करते हैं एक डॉक्यूमेंट को दूसरे के साथ, अगर वो बात मिलती जुलती नजर आ गई तो ठीक है, वरना फिर क्या है, रिस्क हो सकता है, मिसस्टेटमेंट हो सकता है। तो 4 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। हाँ, अगर 3 नंबर के एग्जाम में पूछे तो फिर ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन को इकट्ठा लिख दो, 3 बन गए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द एंटी एनवायरनमेंट हम कवर कर चुके हैं। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क दैट बिजनेस में नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। बिजनेस रिस्क का रिस्क अकरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सिग्निफिकेंट कंडीशंस, इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस और एक्शन दैट कुड अफेक्ट एन एंटिटीज एबिलिटी टू रीच इट्स ऑब्जेक्टिव। मीन वो कंडीशंस, इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव मीट करने की एबिलिटीज को अफेक्ट कर रहा है, उसे क्या नाम दिया जाएगा, बिजनेस रिस्क। मीन बिजनेस के जितने भी मसले हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी रीडिंग भी है हमारे पास। अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के हमें क्या करना है, अल्टीमेटली ऑडिट करना है तो सिर्फ मुंह उठा के ऑडिट स्टार्ट नहीं कर देना, हमने अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, नॉलेज भी लेना है। हाँ, सिर्फ नॉलेज लेना है, उसे इवैल्यूएट करके फिर हम अपनी ऑडिट अप्रोच डिफाइन करेंगे। जस्ट रीडिंग है, इसके अंदर ऐसा कोई लर्न करने वाली चीज़ नहीं है। आगे थोड़ी सी रीडिंग और है हमारे पास, रिस्क एंड मटीरियलिटी के हम प्लानिंग स्टेज पे क्या करते हैं, मटीरियलिटी भी देखते हैं, मीन मटीरियल अकाउंट बैलेंस, और रिस्क भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो अल्टीमेटली वो अकाउंट बैलेंस जो मटीरियल हैं, बड़ी अमाउंट वाले हैं, वो रिस्क और मटीरियल मिसस्टेटमेंट में भी हम हाईलाइट करते हैं, क्यों, उसमें मिसस्टेटमेंट का चांस है। So auditor is required to identify and assess the risk of material misstatement at both the financial statement and assertion level. Narrow risk that could be arise at financial statement level या assertion level, तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया। Financial statement level refers to risk which are pervasive, pervasive बोलते हैं whole financial statements को, mean बड़ा risk as a whole and which potentially affect many assertions. For example, tendency of management to overriding internal control. ओवरराइडिंग इंटरनल कंट्रोल में मैनेजमेंट कंट्रोल्स को फॉलो नहीं कर रही, तबाह कर रही है। तो डिफाइन कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क का मतलब क्या है, विच इज आल्सो कॉल्ड एंटिटी लेवल रिस्क। इसको एंटिटी लेवल का रिस्क का नाम दिया जाता है।
छोटा रिस्क क्या है? द assertion level risk refers to a specific objective of the financial statement. For example, risk that whether all liabilities have been recorded and the recorded asset exist. Liabilities हो सकता है commit कर दी, कोई asset हो सकता है exist नहीं करता था, लिख दिया. Risk assessment is an important aspect of planning and audit. मीन audit की planning का important part है risk assessment में risk areas highlight करना. Issues to consider are areas where risk of misstatement error appears to exist and the nature of the risk. When an error should be considered material and when it may be ignored. मीन material ultimately हमने consider करनी है, immaterial को ignore करना है. What aspect of the audit will be most difficult to plan because of high risk of misstatement, और कौन सा ऐसा एरिया है जिसको ऑडिट के अंदर हमें डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकती हैं, वो एरिया क्या है जहाँ पे रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है. The auditor should consider assessment of inherent risk and control risk, identification of significant areas. प्लानिंग स्टेज पे जो हमने करना है, मटीरियलिटी लेवल भी सेट करने हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग दोज अराइजिंग बिकॉज ऑफ फ्रॉड के चांस को भी देखना है, उसकी वजह से मिसस्टेटमेंट भी हो सकती है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग एरियाज, पर्टिकुलरली अकाउंटिंग एस्टीमेट. जो मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होती है एस्टीमेट में, तो वहाँ पे भी रिस्क के चांस हाई हो सकता है. हाई रिस्क मटीरियल आइटम विल बी ऑडिटेड इन डिटेल. हाँ, वो एरिया जो हाई रिस्क की हैं, मटीरियल हैं, उसको हम डिटेल में चेक करेंगे. डिटेल का मतलब क्या है? वहाँ पे हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सब्सटेंटिव अप्रोच. बट लो रिस्क की मटीरियल आइटम विल रिसीव लेस अटेंशन. हाँ, वहाँ पे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो जस्ट रीडिंग की ऐसा यहाँ से भी कोई चीज़ लर्न करने वाली नहीं थी. हाँ, फाइनेंशियल सेमी लेवल रिस्क का मतलब क्या है, असर्शन लेवल रिस्क का मतलब क्या है, ये मतलब हमने देख लिया. इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्या है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके बाद हमारे पास मटीरियलिटी हम कवर कर चुके, एनालिटिकल प्रोसीजर हम कवर कर चुके, और उसके बाद हमने रिस्क असेसमेंट कवर कर चुके, और हमने रिकॉर्डेड रिस्क की काफ़ी सारी एग्जांपल कवर कर ली. होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मटीरियलिटी के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन कवर करेंगे. इन एरियाज़ को प्लीज़ एक दफ़ा थारोली कवर कर लेना नोट से, ताकि क्वेश्चन कवर करने में हमें कोई इशू ना फेस करना पड़े. सो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, पास्ट पेपर में से ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन कवर